हेलो दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास को। और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत और पाषाण काल को पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी तीसरा चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता, आज की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले अगर बात करें विश्व की पहली सभ्यता की, विश्व की पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामियों की जो सभ्यता है विश्व की पहली सभ्यता है। मेसोपोटामियों की सभ्यता और मेसोपोटामियों की सभ्यता का जो विकास है इराक में डजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ है। फरात नदी के तट पर हुआ है। और जो मेसोपोटामियों की सभ्यता है, मेसोपोटामियों की सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। और लेखन कला का जो विकास है मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुई मानी जाती है। लेखन कला का जो विकास है, लेखन मानव में लेखन कला का जो विकास है, कला का विकास जो है इसी सभ्यता से हुआ है। लेखन कला का जो विकास है मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुआ है। वहीं अगर बात करें विश्व की दूसरी सभ्यता की, विश्व की दूसरी सभ्यता की अगर बात करें तो विश्व की दूसरी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता है। और मिस्र की सभ्यता का विकास जो है मिस्र में नील नदी के तट पर हुआ है। मिस्र में नील नदी के तट पर हुआ है। और मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी की देन कहा जाता है। वहीं अगर बात करें विश्व की तीसरी सभ्यता की अगर बात करें तो विश्व की तीसरी सभ्यता और सबसे बड़ी तीसरी सभ्यता परंतु सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता जो है, सबसे विकसित सभ्यता जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की
तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विकास की बात करें तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर हुआ। सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर हुआ। सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर हुआ है। उसकी सहायक नदी के तट पर हुआ है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक है अन्य नाम की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो हड़प्पा नामक स्थल से ही सबसे ज्यादा स्थलों की प्राप्ति हुई है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग यह कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में मांडा है और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है और मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है। चिनाब नदी के तट पर है। वहीं अगर बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में दैमाबाद है और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। और दैमाबाद प्रवरा या गोदावरी नदी के तट पर है। प्रवरा या गोदावरी नदी के तट पर है। वहीं अगर बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में सुतका गैंडोर है। और जो सुतका गैंडोर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और जो सुतका गैंडोर है दासक नदी के तट पर है। दासक नदी के तट पर है। वहीं अगर बात करें पूर्व में तो पूर्व में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। और जो आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी है।
आप लोग दिशा के बारे में जानते होंगे, यह उत्तर दिशा है और यह दक्षिण दिशा है और यह पश्चिम दिशा है और यह पूरब दिशा है, पूरब दिशा है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है। इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो इसका विस्तार इसका विस्तार भारत के 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलता है। भारत के 6 राज्य, भारत के 6 राज्य, भारत के अगर बात करें वर्तमान भारत के, तो वर्तमान भारत के 6 राज्य, वर्तमान भारत के 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार जो है देखने को मिलता है। 6 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका विस्तार जो है देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें तो हड़प्पा सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, टोटल भारत में टोटल 2800, अब तक टोटल 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। बात करें तो अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन उसमें से 6 शहर ही विकसित, 6 स्थल ही जो थे विकसित थे, जिसे शहर या नगर की संज्ञा दिए गए हैं, जिसे शहर या नगर की संज्ञा दिए गए हैं। कुल 2800 स्थलों की खुदाई हो चुकी है और 2800 में से अब तक 6 ऐसे स्थल मिले हैं, 6 ऐसे स्थल मिले हैं जो विकसित अवस्था में थे, विकसित अवस्था में थे, जिसे शहर या नगर की संज्ञा दिए गए हैं, जिसे शहर या नगर की संज्ञा दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर कालखंड की बात करें तो इसका कालखंड जो है, सर्वमान्य काल जो है, सर्वमान्य काले जो है 2500 BC से 1800 BC को इसका सर्वमान्य कालखंड माना जाता है, कालखंड माना जाता है। लेकिन वही कार्बन डेटिंग के तहत, कार्बन डेटिंग के तहत, कार्बन डेटिंग के तहत इसका जो कालखंड है 2350 BC से लेकर 1750 BC तक इसका कालखंड माना जाता है। अगर बात करें हड़प्पा, हड़प्पा की अगर बात करें, 6 स्थल जो विकसित है उसमें से एक है हड़प्पा। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है।
और जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज है, खोज इसकी जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया है। साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया है। अगर बात करें हड़प्पा स्थल से प्राप्त वस्तु की, अगर बात करें अवशेष की, अगर बात करें तो हड़प्पा से RH-37 कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान की प्राप्ति जो है हड़प्पा से हुआ है। सावधान पेटिका की प्राप्ति जो है, सावधान पेटिका का जो साक्ष्य है वह भी हड़प्पा से मिला है। और पीतल का इक्का गाड़ी जो है, पीतल का इक्का गाड़ी का भी साक्ष्य जो है, पीतल का इक्का गाड़ी का जो साक्ष्य है वह भी हड़प्पा से ही मिला है। तांबे का पैमाना जो है वह भी हड़प्पा से ही मिला है। स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य जो है वह भी हड़प्पा से ही मिला है। तो ये सभी साक्ष्य जो है, सभी साक्ष्य जो है इसकी प्राप्ति जो है हड़प्पा स्थल से ही हुई है। और हड़प्पा में, हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा जो है प्रचलित थी। शव को दफनाने का साक्ष्य जो है हड़प्पा से ही मिला है। वहीं अगर बात करें दूसरा जो स्थल है मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है, लड़काना जिला में है। और जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया है। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। और मोहनजोदड़ो से अगर बात करें साक्ष्य की कि किन किन अवशेषों की प्राप्ति हुई है
तो वृषभ आकृति वाला मोहर की प्राप्ति जो है मोहनजोदड़ो से हुई है। सबसे बड़ी ईंट का जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से हुआ है। बृहद अनागार और बृहद स्नानागार का जो साक्ष्य है वह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और कांसे की मूर्ति के प्रमाण जो है, कांसे की मूर्ति का प्रमाण जो है वह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कांसे की नर्तकी का कांसे की नर्तकी का साक्ष्य जो है यह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र का प्रमाण जो है, वस्त्र का साक्ष्य जो है यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और मातृ देवी की मूर्ति जो है, मातृ देवी की मूर्ति का जो प्रमाण है यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो ये सभी जो है, इन सभी साक्ष्यों की प्राप्ति जो है मोहनजोदड़ो से हुआ है। और मोहनजोदड़ो में ही शव को जलाने की प्रथा जो है, शव को जलाने का जो साक्ष्य है, जलाने का साक्ष्य जो है यह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। फिर अगर बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी थी 483 किलोमीटर थी। और ये दोनों शहर जो थे आपस में सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे, सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। और एक विद्वान थे जिनका नाम था पिगोट 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 ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया है। फिर अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा स्थल जो है, सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो था। वहीं अगर बात करें कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है, भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है, भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। राखी गढ़ी जो है भारत के हरियाणा राज्य में है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे बड़ा स्थल जो था मोहनजोदड़ो था। वहीं भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल जो है
सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी है, और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। फिर अगर बात करें तीसरा है चनहुद्रो। चनहुद्रो तीसरा है चनहुद्रो। और चनहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और चनहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। और चनहुद्रो की अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया है। गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया है। और चनहुद्रो से अगर प्राप्त साक्ष्य की अगर बात करें तो चनहुद्रो से मंडप का जो समान है, मंडप का समान, कंघी का प्रमाण, लिपस्टिक का साक्ष्य जो है, लिपस्टिक का साक्ष्य जो है यह भी चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। और वक्राकार ईंट का जो प्रमाण है, ईंट का जो साक्ष्य है यह भी चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। अलंकृत हाथी का जो साक्ष्य है, अलंकृत हाथी का साक्ष्य भी चनहुद्रो से मिला है। और चनहुद्रो जो था, चनहुद्रो दुर्ग रहित था। दुर्ग एक ऐसा हड़प्पाई स्थल था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित यानी यहाँ पर कोई भी किला नहीं था, कोई भी किला नहीं था, दुर्ग रहित था। और फिर चौथा जो है लोथल है, लोथल। और लोथल जो है गुजरात में है, गुजरात में है। और लोथल की अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किए गए। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज किया है। और लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो था एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था। और लोथल से अगर प्राप्त अवशेष की अगर बात करें तो लोथल से प्राप्त अगर साक्ष्य की बात करें तो लोथल से चावल के दाने का अवशेष जो है, चावल के
दाने का साक्ष्य जो है लोथल से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का जो साक्ष्य है, स्वास्तिक चिन्ह चिन्ह का साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है, जिससे यह मालूम चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे सूर्य की उपासना किया करते थे, सूर्य की उपासना किया करते थे। और हाथी दांत के पैमाने का जो प्रमाण है, हाथी दांत के पैमाने का साक्ष्य जो है यह भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। 3 युगल समाधि जो है, 3 युगल समाधि जो है, समाधि की साक्ष्य भी जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। और तराजू का साक्ष्य जो है, तराजू का साक्ष्य भी जो है यह भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन वही बात करें बाट का साक्ष्य जो है, बटखरा का जो साक्ष्य है, बाट का साक्ष्य जो है यह मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और 5वां है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है, बीबी लाल के द्वारा किया गया है और बीके थापड़ के द्वारा इसका जो खोज किया गया है। यानी कालीबंगा की जो खोजकर्ता है अमलानंद घोष है, बीबी लाल है और बीके थापर है। और कालीबंगा से प्राप्त अगर साक्ष्य की बात करें तो कालीबंगा से सबसे पहले अगर बात करें कि कालीबंगा का जो अर्थ है तो इसका अर्थ जो है काले रंग की चूड़ी होता है, काले रंग की चूड़ी या चूड़िया इसका अर्थ होता है। और कालीबंगा से जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है, जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। एक साथ 2 फसल उगाए जाने का जो साक्ष्य है, एक साथ 2 फसल उगाए जाने का साक्ष्य भी जो है वह कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। और पशु बलि की साक्ष्य जो है, पशु बलि का साक्ष्य जो है वह भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है।
जिससे यह मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे बलि प्रथा से परिचित थे। और छठा है बनावली। बनावली बनावली और बनावली जो है हरियाणा में है, भारत के हरियाणा राज्य में है। और बनावली जो है सरस्वती नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोजकर्ता जो है RS बिष्ट इसकी खोजकर्ता है, यानी RS बिष्ट ने इसकी खोज किया है। और बनावली से अगर बात करें तो बनावली से हल का प्रमाण जो है, हल का साक्ष्य जो है यह भी बनावली से मिला है। और उच्चतम कोटि का जौ का प्रमाण जो है, उच्चतम कोटि के जौ का साक्ष्य जो है वह भी बनावली से मिला है। फिर अगर बात करें तो अग्नि कुंड का प्रमाण जो है, अग्नि कुंड का प्रमाण जो है 3 स्थलों से मिला है। एक है लोथल, कालीबंगा और बनावली। कालीबंगा और बनावली तीनों स्थलों से अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है, जिससे यह मालूम चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे यज्ञ से परिचित थे, यज्ञ से परिचित थे। फिर अगर बात करें कि स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो भारत में जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात से प्राप्त हुआ है। यानी स्वतंत्रता के बाद जितने भी भारत में स्थलों की खुदाई हुई है उनमें से सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात से प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जितने भी भारत में स्थलों की खोज हुई है उनमें से सर्वाधिक स्थल जो है उनमें से सर्वाधिक स्थल की प्राप्ति जो है गुजरात से हुआ है। प्राप्ति गुजरात
राज्य से हुआ है, गुजरात से हुआ है। एक है रंगपुर, रंगपुर जो है गुजरात में ही है। सूरकोटदा जो है, सूरकोटदा भी गुजरात में ही है। और धौलावीरा जो है, धौलावीरा भी गुजरात में ही है। अगर बात करें रंगपुर की, अगर बात करें तो रंगपुर जो है मादर या भादर नदी के तट पर है, भादर नदी के तट पर है। और रंगपुर से धान के भूसी का प्रमाण मिला है, धान के भूसी का जो साक्ष्य है वह रंगपुर से मिला है। सूरकोटदा जो है, सूरकोटदा से घोड़ा के अस्थि पंजर का जो प्रमाण है, घोड़ा के अस्थि पंजर का प्रमाण जो है यह सूरकोटदा से मिला है। और धौलावीरा जो है, धौलावीरा की जो खोज है धौलावीरा की अगर बात करें तो यूनेस्को ने इसको 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। और धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर स्थित है, लूनी नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर बात करें धौलावीरा से प्राप्त साक्ष्य की, अगर बात करें तो उन्नत जल निकासी का जो प्रमाण है, उन्नत जल निकासी का साक्ष्य जो है यह धौलावीरा से मिला है। त्रिस्तरीय नगर का जो प्रमाण है, त्रिस्तरीय नगर का साक्ष्य जो है यह भी धौलावीरा से मिला है। और एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण जो है, एकमात्र स्टेडियम का जो प्रमाण है, स्टेडियम का साक्ष्य जो है वह भी धौलावीरा से ही मिला है। और वस्त्रों की रंगाई बुनाई एवं सिलाई का साक्ष्य जो है यह भी धौलावीरा से ही मिला है। अगर वहीं बात करें अद्भुत जल निकासी प्रणाली की, अगर बात करें तो अद्भुत जल निकासी का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। अद्भुत जल निकासी का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। उन्नत जल निकासी का जो साक्ष्य है धौलावीरा से मिला है। फिर अगर बात करें
अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विशेषता की बात करें, घाटी सभ्यता की विशेषता की अगर बात करें, तो सबसे प्रमुख विशेषता जो है, सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए थे, और जो नगर थे वे ग्रिड नगर जो थे ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति या इंग्लिश बॉन्ड पद्धति बॉन्ड पद्धति के तहत बने हुए थे। जो नगर थे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति या इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के तहत बने हुए थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे, वे घर जो थे पक्की ईंट के बने हुए थे, और एक मंजिला बने हुए थे। एक मंजिला घर का जो साक्ष्य है देखने को मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे, उनके जो घर का दरवाजा था पीछे की तरफ खुलता था, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर बात करें, अपवाद स्वरूप लोथल के घर के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य दरवाजे जो थे सड़क की ओर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल के अलावे जितने भी स्थल के जो घर थे वे पीछे की तरफ खुलते थे। घर के पीछे की तरफ दरवाजे जो थे खुलते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप एक लोथल था जहां के घर के जो दरवाजे होते थे वे सड़क की ओर खुलते थे। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क की, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर सड़क की बात करें, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क था एक दूसरे को समकोण पर काटा करते थे, काटा करते थे। और सड़क के किनारे और जो सड़क जो था कच्ची ईंट के बनाए गए थे। जो सड़क था सिंधु घाटी सभ्यता का कच्ची
ईंट का बने थे। और मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य जो है, सबसे चौड़ी सड़क जो है, सड़क का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थे, सबसे चौड़ी सड़क बनाया गया था, सबसे चौड़ी सड़क बनाया गया था। वहीं अगर बात करें जल निकासी प्रणाली की, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकासी व्यवस्था की अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता में से यह भी एक प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता का जल निकासी प्रणाली जो है, प्रमुख विशेषता में से यह भी एक था। घर के जो नली थे, सड़क के किनारे नली का निर्माण किया गया था। और घर के जितने भी नली थे, घर के सभी घर के नली को मुख्य नली से जोड़ा गया था, मुख्य नली से जोड़ा गया था। और जो नली था, नली पर जगह जगह चैम्बर लगाया गया था। नली पर जगह जगह चैम्बर लगाया गया था, ताकि कोई भी बच्चा जो उस नली में न गिर जाए। इसीलिए जगह जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता में नली के ऊपर चैम्बर लगाया गया था। वहीं अगर बात करें कि सबसे उन्नत जल निकासी की प्रणाली जो है, सबसे उन्नत जल निकासी का जो साक्ष्य है, धौलावीरा में देखने को मिलता है। धौलावीरा में देखने को मिलता है। वहीं अद्भुत जल निकासी प्रणाली, अद्भुत यानी सुंदर तरीके से जल निकासी प्रणाली जो है का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें सामाजिक जीवन की, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की अगर बात करें, तो जो समाज था मातृसत्तात्मक था। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई है, तो खुदाई से बहुत सारी स्त्री की मृण मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है, जिससे यह मालूम चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की समाज की अगर बात करें, तो समाज था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक
था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सूती और ऊनी दोनों प्रकार का वस्त्र जो है पहनते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते थे। स्त्री के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते थे। और समाज की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर समाज की बात करें तो समाज में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रथा जो है देखने को मिलता है। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रथा जो है देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें आर्थिक जीवन की, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे फसलों का अधिशेष उत्पादन करते थे, जिस कारण उनका जो व्यापार था उन्नत अवस्था में था। व्यापार जो था व्यापार उन्नत अवस्था में था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार था। व्यापार था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर व्यापार किया करते थे। और इनका सबसे ज्यादा व्यापार जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हुआ करता था। मेसोपोटामियों की सभ्यता के साथ में हुआ करता था। और जो ये व्यापार करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनका व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वहीं अगर बात करें कृषि की, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अगर कृषि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे अनेकों प्रकार के फसलों का उत्पादन किया करते थे। जौ, गेहूं, चावल,
इत्यादि फसलों का उत्पादन किया करते थे। फिर अगर बात करें तो जो चावल का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य की अगर बात करें तो चावल का जो साक्ष्य है लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। वहीं धान के भूसी का जो प्रमाण है, धान के भूसी का प्रमाण जो है, धान के भूसी का जो प्रमाण है रंगपुर से मिला है, रंगपुर से मिला है। वहीं जूते हुए खेत का जो प्रमाण है, खेत का साक्ष्य जो है, जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हल का जो साक्ष्य है, एक साथ दो फसल, एक साथ दो फसलों का उत्पादन का जो साक्ष्य है, फसलों का उत्पादन का साक्ष्य जो है यह कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। वहीं अगर बात करें हल का जो प्रमाण है, हल का साक्ष्य जो है बनावली से मिला है, बनवाली से मिला है, बनावली से मिला है, बनावली से मिला है। और उच्चतम कोटि के जौ का जो साक्ष्य है, उच्चतम कोटि के जौ का साक्ष्य जो है यह भी बनावली से मिला है, बनावली से प्राप्त हुआ है। फिर अगर बात करें पशुपालन की, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पशुपालन की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का जो प्रमाण है 1000 ईस्वी पूर्व में, लोहा का जो प्रमाण है, लोहा का प्रमाण जो है 1000 ईस्वी पूर्व में अतरंजी खेड़ा से मिला है, अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। और अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो कालखंड है वह कालखंड 2350 से लेकर 1750 तक है। और जो लोहा का साक्ष्य है 1000 ईस्वी पूर्व मिला है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। और पशुपालन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बैल इत्यादि पशुओं का पालन किया करते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे शेर और गाय से परिचित नहीं थे, गाय से परिचित जो है नहीं थे, परिचित नहीं थे। फिर अगर बात करें
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन की अगर बात करें, धार्मिक जीवन की अगर बात करें, धार्मिक जीवन की अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे बहुदेववाद थे, बहुदेववाद थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे देवी देवता के साथ साथ नदी झरना पेड़ इत्यादि का पूजा किया करते थे, इत्यादि का पूजा किया करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों के सबसे प्रमुख देवता जो है, देवता जो थे शिव जी थे। भगवान शिव को सिंधु घाटी सभ्यता का शिव जी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे शिव जी की दो रूप में पूजा करते थे। एक था मानव रूप में शिव जी की पूजा, और एक था शिवलिंग की पूजा। और जो शिव जी की मानव रूप में पूजा करते थे वे थे मोहनजोदड़ो के जो थे शिव जी की मानव रूप में पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वे शिव जी की मानव रूप में पूजा किया करते थे। इससे पहले हमने आपको बताया कि अग्निकुंड का जो प्रमाण है, अग्नि कुंड का जो प्रमाण है लोथल, कालीबंगा और बनावली से मिला है, जिससे यह मालूम चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यज्ञ से परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे बलि प्रथा से भी परिचित थे। बलि प्रथा से भी परिचित थे क्योंकि पशु बलि का जो प्रमाण है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता से ही ताबीज का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, जिससे यह मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे भूत प्रेत से भी परिचित थे। वहीं अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आदरणीय नदी की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आदरणीय नदी की अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आदरणीय नदी जो है सिंधु नदी था। वहीं आदरणीय पशु जो था एक सिंगी बैल था। वहीं अगर आदरणीय पक्षी की बात करें, आदरणीय पक्षी जो है फाख्ता था। और आदरणीय वृक्ष की अगर बात करें तो आदरणीय वृक्ष जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पीपल था। पीपल
फिर अगर बात करें हड़प्पाई लिपि की, अगर बात करें हड़प्पाई लिपि की अगर बात करें तो हड़प्पाई लिपि जो है भाव चित्रात्मक, भाव लिपि जो है भाव चित्रात्मक, जिसे पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है, भाव चित्रात्मक थी, इसी को पिक्टोग्राफ कहा जाता है, पिक्टोग्राफ कहा जाता है। और जो भाव चित्रात्मक लिपि थी यह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। वहीं अगर बात करें कि 10 अंकों वाला सबसे बड़ा अभिलेख जो है, 10 अंकों वाला सबसे बड़ा अभिलेख जो है, सबसे बड़ा अभिलेख जो है धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वहीं अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की देन की, अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की अगर देन की बात करें तो जो मूर्ति पूजा का प्रमाण है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलती है। यानी जो मूर्ति पूजा है हड़प्पा सभ्यता की देन है। मूर्ति पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सड़क नगर नियोजन प्रणाली जो है, नगर नियोजन प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली जो है यह भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और महिलाओं का सम्मान जो है, महिलाओं का सम्मान जो है यह भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। मूर्ति पूजा हो गया, सड़क हो गया, नगर नियोजन प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, महिलाओं का सम्मान, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। और जो हड़प्पा सभ्यता था आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता था। हड़प्पा सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता था। हड़प्पा सभ्यता के पतन की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख कारण जो है पतन का बाढ़ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। सभ्यता का सबसे प्रमुख कारण जो है बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ को
माना जाता है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामियों की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए, मेसोपोटामियों की सभ्यता में, मेसोपोटामियों की सभ्यता में इस सभ्यता के लिए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। और एक मांडी स्थल जो है, मांडी स्थल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित, मांडी स्थल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही कपास का जो उत्पादन है, कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने ही किया था, जिस कारण यूनानियों ने सिंदन कहकर पुकारा है, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, जिस कारण यूनानियों ने कपास को सिंडन कहकर पुकारा है, कपास को सिंडन कहकर पुकारा है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, मिठास के लिए शहद का, मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे, शहद का उपयोग किया करते थे। सर्वप्रथम भारत में अगर बात करें, चांदी का जो साक्ष्य है भारत में है, सर्वप्रथम चांदी का जो साक्ष्य है भारत में, सर्वप्रथम चांदी का साक्ष्य जो है राजस्थान में देखने को मिलता है। साक्ष्य जो है राजस्थान से मिला है। और जो मानव सभ्यता है, पूर्णतः जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता है पूर्णतः अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, पूर्णतः अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। तो यह सभी पॉइंट जो है इसमें महत्वपूर्ण था, जिसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो तीसरा चैप्टर था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, यह समाप्त हो गया है। और कल की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।